नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जो है यूपी टीजीटी पीजीटी जीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य राज्य जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश तथा अन्य हिंदी से जो छात्र या छात्रा शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित हम आज 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास प्रश्न पत्र में हमने पूरे सिलेबस से प्रश्न लिया हुआ है जो परीक्षा को आपकी बेहतर तैयारी करा सकता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इसमें से कितना प्रश्न सही हुआ है। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन जो है किस संस्था ने इनमें से किया था। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने किया था, या फिर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने किया था, या फिर हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने किया था, या फिर नागरिक प्रचार सभा काशी ने किया था। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन जो है किस संस्था ने किया था। नागरिक प्रचार सभा काशी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्त किसकी है। बताइए आप लोग, यह कथन जो है किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है। तो यह कथन किसका, यह कथन जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं। बताइए आप लोग, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं। डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संदेश रासक के लेखक कौन है। बताइए आप लोग, संदेश रासक जो है किसकी रचना है। नरपत नाल की रचना है, या फिर अब्दुल रहमान की रचना है, या फिर चंद बरदाई की रचना है, या फिर जगनिक की रचना है। तो बताइए आप लोग, संदेश रासक किसकी रचना है। संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह एक खंड काव्य है। यह किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं। बताइए आप लोग, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि जो है किस साहित्य से संबद्ध हैं। रासो साहित्य से संबद्ध हैं, या फिर जैन साहित्य से संबद्ध हैं, या फिर सिद्ध साहित्य से संबद्ध हैं, या फिर लौकिक साहित्य से संबद्ध हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत सरहपा और लुइपा कवि जो हैं किस साहित्य से के अंतर्गत आते हैं। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक काव्य धारा जो है भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। राम भक्ति काव्य धारा, या फिर रासो काव्य धारा, या फिर ज्ञानाश्रय काव्य धारा, या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो भक्ति काल के अंतर्गत जो काव्य धारा आती है वह है राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रय काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जबकि रासो काव्य धारा जो है भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि किसके अंतर्गत आता है, यह जो है आदिकाल के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। बताइए आप लोग, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। संत दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर, या फिर आलम कवि की रचना से प्रभावित होकर, या फिर सेनापति की रचना से प्रभावित होकर, या फिर गंग कवि की रचना से प्रभावित होकर।
तो अकबर ने संत दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर जो है गोवध बंद करवा दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव पाया जाता था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, या फिर रागात्मक तत्व से रहित साधना, या फिर हृदय पक्ष शून्य समान अंतः साधना का मार्ग, या फिर तांत्रिक विधान। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है उसे हमें बताना है। तो सूफी साधना के 4 पड़ाव यानी कि 4 अवस्था जो है वह कौन कौन सा है? पहला है शरीयत है, दूसरा है तरीकत है, तीसरा है हकीकत, चौथा है मारिफत। मलकत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? बताइए आप लोग, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो बताइए आप लोग सर्वप्रथम जो है किसकी रचना है ज्ञानदीप? तो ज्ञानदीप जो है शेख नबी की रचना है, जिसे इन्होंने जो है 1618 ईस्वी में लिखा था। इस रचना में जो है राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नायिका कौन है? नायिका जो है रानी देवयानी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं और प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तुलसी गंग दुओ है सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? बताए आप लोग, यह कथन यानी कि यह काव्य पंक्ति किसका है? नाभा दास का है, गंग कवि का है, या फिर भिखारी दास का है, या फिर रहीम दास का है? यह काव्य पंक्ति जो है भिखारी दास का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? बताइए आप लोग, बिहारी सतसई की टीका जो है लाल चंद्रिका नाम से किसने किया है? लल्लू लाल ने किया है, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है, या फिर सूरत मिश्र ने किया है, या फिर अंबिका दत्त व्यास ने किया है? तो बताइए आप लोग, बिहारी सतसई की टीका जो है लाल चंद्रिका नाम से किसने किया? तो वह किया है लल्लू लाल जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना जो है प्यार छंद में लिखी गई है? बताइए आप लोग, भारतेंदु की कौन सी रचना जो है प्यार छंद में लिखी गई है? बंदर सभा, या फिर वर्षा विनोद, या फिर प्रेम सरोवर, या फिर प्रातः समीरन? तो भारतेंदु की कौन सी रचना है जो प्यार छंद में लिखा गया है? तो वह है प्रातः समीरन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि बंदर सभा जो है किस छंद में लिखा गया है? तो बंदर सभा जो है पैरोडी शैली में लिखा गया है, जबकि वर्षा विनोद जो है लावनी छंद में लिखा गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है? महादेवी वर्मा की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? तो बताइए आप लोग, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह काव्य पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? तो यह जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? बताइए आप लोग, उच्छ्वास जो है किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का है, हरिऔध का है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत का है? तो उच्छ्वास किसकी काव्य संग्रह है? तो यह जो है सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है उच्छ्वास, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत ने उच्छ्वास रचना को 1920 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कमायनी में कौन सा सर्ग नहीं है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक सर्ग जो है कमायनी में नहीं है? लोभ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, चिंता नहीं है, या फिर आनंद नहीं है? तो बताइए आप लोग, सर्वप्रथम कमायनी किसकी रचना है? तो कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें जो है कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन से हैं?
चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। जबकि लोभ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सहीकृत क्रम से पहचानिए, इनमें बताइए आप लोग कौन सी रचना जो है सर्वप्रथम लिखा गया है, उसे हमें बताना है। बताइए सर्वप्रथम कौन सा लिखा गया है, पल्लव लिखा गया है या फिर गुंजन लिखा गया है। तो सर्वप्रथम जो है पल्लव लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है, पल्लव लिखा गया। उसके बाद जो है कौन सा लिखा गया है, गुंजन लिखा गया है या फिर युगांत लिखा गया है। तो सर उसके बाद जो है पल्लव के बाद जो है गुंजन लिखा गया है। पल्लव जो है 1928 ईस्वी में लिखा गया है। गुंजन जो है 1932 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद जो है युगांत जो है 1936 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद जो है युगवाणी जो है 1939 ईस्वी में लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है। बताइए आप लोग, सात गीत वर्ष जो है किसका काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का है, धर्मवीर भारती का है, गिरजा कुमार माथुर का है या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री का है। तो बताइए आप लोग, सात गीत वर्ष किसकी रचना है। तो यह धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है। सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना है। बताइए आप लोग, सागर मुद्रा जो है किसकी रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है या फिर कुंवर नारायण की रचना है या फिर हरिनारायण व्यास की रचना है। तो सागर मुद्रा किसकी रचना है। तो सागर मुद्रा जो है अज्ञेय की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है वह कौन है, उसे हमें बताना है। मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर विजय देव नारायण शाही हैं या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो राष्ट्रीय संस्कृत धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। जबकि विजय देव नारायण शाही जो है नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विजय देव नारायण शाही जो है नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। बताइए आप लोग, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। 2 स्तरों का या फिर 3 स्तरों का या फिर 5 स्तरों का या फिर 4 स्तरों का। तो क्रोचे ने 4 स्तरों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 4 स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते। प्रश्न संख्या 22 है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले इनमें से कौन विद्वान है। बताइए आप लोग, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने किया है। माता प्रसाद गुप्त जी ने किया है या फिर भागीरथ मिश्र जी ने किया है या फिर भिखारी दास जी ने किया है या फिर गणपत चंद्रगुप्त जी ने किया है। तो हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना जो है गणपत चंद्रगुप्त जी ने किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहज अनुभूति को अभिन्न माना है। बताइए आप लोग, इनमें से किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहज अनुभूति को अभिन्न माना है। बेनेडिक्टो क्रोचे ने या फिर I.A. रिचर्ड्स ने या फिर स्पिनगार ने या फिर T.S. एलियट ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बेनेडिक्टो क्रोचे ने जो है कला और सहज अनुभूति को अभिन्न माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाली भाषा की लिपि क्या है। बताइए आप लोग, नेपाली भाषा की लिपि क्या है। कैथी है या फिर देवनागरी है या फिर गुरुमुखी है या फिर चित्रलिपि है। तो बताइए आप लोग, नेपाली भाषा की लिपि क्या है। तो नेपाली भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है संस्कृत, हिंदी और मराठी की भी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जबकि गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा लिखी जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं।
वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली है। पंजाबी है, बाघेली है, या फिर ब्रज है, या फिर गुजराती है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो भाषा या बोली है वह है गुजराती। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। रुलाई नहीं है, या फिर अध्यापन नहीं है, या फिर सामाजिकता नहीं है, या फिर छोटा नहीं है। तो भाववाचक जो संज्ञा है वह है रुलाई है, अध्यापन है और सामाजिकता है, जबकि छोटा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका भाववाचक संज्ञा जो होगा वह होगा छुटपन, छोटा का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? बताइए आप लोग हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं जो है सर्वाधिक चर्चित हुई है। आत्मकथा विधा की रचनाएं, या फिर जीवनी विधा की रचनाएं, या फिर संस्मरण विधा की रचनाएं, या फिर डायरी विधा की रचनाएं। तो हिंदी दलित साहित्य में आत्मकथा विधा की रचनाएं जो है सर्वाधिक चर्चित हुई हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है कालिदास की नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, या फिर मालविकाग्निमित्रम नहीं है, या फिर विक्रमोर्वशीयम नहीं है, या फिर प्रतिमा नाटकम नहीं है। तो कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है और विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों इनके जो है नाटक है। जबकि प्रतिमा नाटकम किसका नाटक है? तो यह जो है भास कवि का नाटक है। भास कवि ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं? बताइए आप लोग किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन, या फिर स्थानीय विज्ञापन, या फिर सूचनाप्रद विज्ञापन, या फिर औद्योगिक विज्ञापन। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है सूचनाप्रद विज्ञापन बनाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है स्त्रीलिंग है। सौभाग्य है, या फिर मस्तक है, या फिर इच्छा है, या फिर नृत्य है। तो सौभाग्य, मस्तक और नृत्य जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि इच्छा होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इच्छा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।